दैत्यिक समूह के का सामाजिक जीवन पे दैत्यिक समूह क्या है और इसका महत्व क्या है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्वितीय समूह के बारे में हमने वर्तमान में औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण जीवन जटिल होता जा रहा है, सभ्यता संस्कृति का विकास होता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय समूह भी बढ़ते जा रहे हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक समूह की सदस्यता ग्रहण करता है तथा द्वितीय समूह की उपयोगिता भी बढ़ती जा रही है। तो इसके देखते हुए हम द्वितीय समूह का सामाजिक जीवन में महत्व का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक प्रगति एवं विकास में सहायक। तो द्वितीय समूह की सदस्यता व्यक्ति को सामाजिक विकास में सहायता सिद्ध करती है। प्रतिस्पर्धा से व्यक्ति का विकास होता है, क्योंकि यदि समाज में किसी प्रकार आगे बढ़ने की इच्छा नहीं होगी तो व्यक्ति अकर्मण्य बन जाएगा, और यदि उसमें अपने विकास की जिज्ञासा होगी तो वह प्रयास करके अपनी प्रगति कर लेता है। दूसरा हम बात करते हैं व्यक्ति में जागरूकता का विकास। तो द्वितीय समूह पुरानी पीढ़ी प्रथाओं तथा अंधविश्वासों को हटाकर व्यक्ति को जागरूक बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। ये व्यक्ति में विवेक उत्पन्न कर पुराने अंधविश्वासों को हटाकर उन्हें तार्किक रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। थर्ड हम बात करते हैं श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण की। तो दैत्यिक समूह नवीन प्रेरणाएं देकर मनुष्य को कर्मठ एवं कुशल बनाते हैं, जिससे वे श्रम के महत्व को समझकर हर कठिन कार्य करने के लिए अपनी प्रगति के लिए तत्पर रहते हैं। विभिन्न संस्थाएं जैसे राष्ट्र क्लब, आर्थिक साहित्यिकी समूह, राजनीतिक पार्टियां, शिक्षण संस्थाएं आदि इसके उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में। तो समाज को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए दैत्य समूह सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पुलिस, कानून, राजनीतिक प्रशासन आदि समाज उपयोगी नियम बनाकर विभिन्न संगठनों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण व्यवस्था को बनाए रखते हैं। अब हम बात करते हैं दैत्य समूह के अपकार्य के बारे में। तो नगरीकरण, औद्योगिकरण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी साधनों में वृद्धि के परिणामस्वरूप दैत्य समूह की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, जिससे महानगर बनते जा रहे हैं। इन दैत्य समूह ने अनेक समस्याओं को जन्म ले लिया है, जैसे बड़े बड़े कारखानों में जहां 8 से 10 घंटे कार्य होता है, जिनके साथ कार्य करते हैं उनका हम नाम तक नहीं जानते, यानी परस्पर सहयोग, सहानुभूति, सौहार्द, सहकारिता आदि भावनाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, जिसके फलस्वरूप तनाव एवं घुटन जैसी प्रवृत्तियाँ शुरू हो गई है। पारिवारिक विघटन शुरू हो गया है। मानसिक रूप से स्वयं को मनुष्य असुरक्षित सा अनुभव करने लगा है। तो इस प्रकार पारिवारिक विघटन के कारण व्यक्ति केवल अपने हितों को महत्व देने लगा है, जिससे तनाव, संघर्ष बढ़ रहा है। संबंधों में औपचारिकता आ गई है। व्यक्ति अपने पड़ोस को भी पहचानता नहीं है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक एवं दैत्य समूह में अंतर के बारे में। तो इसमें अंतरों में फर्स्ट है, प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या न्यून होती है, दैत्य समूह की संख्या अधिक होती है। प्राथमिक समूह 2 से 50 तक के होते हैं, जबकि ये कभी कभी नगर एवं राष्ट्र भी होते हैं। इसके संबंधों में स्थायित्व होता है, इसमें अस्थायित्व होता है। संबंधों में निरंतरता पाई जाती है, इसमें निरंतरता का अभाव होता है। आमने सामने के संबंध होते हैं। आकार छोटा होता है, इनका आकार बड़ा होता है। संबंधों की अवधि लंबी होती है, गतिशीलता के कारण अवधि छोटी होती है। संबंध घनिष्ठ होते हैं, संबंधों में घनिष्ठता का अभाव होता है। संबंध वैयक्तिक होते हैं प्राथमिक समूह में, जबकि इसमें अवैयक्तिक होते हैं। अनौपचारिक होते हैं, इसमें औपचारिक होते हैं। सदस्यों में शारीरिक समीपता पाई जाती है, जबकि इसके सदस्यों में शारीरिक समीपता का प्राय अभाव होता है। सदस्यों के संपूर्ण व्यक्ति से संबंधित होता है, व्यक्ति के एक विशेष भाग से संबंधित होता है। इसका प्रभाव सर्वव्यापी होता है, इसका सर्वव्यापी प्रभाव नहीं होता है। इनका विकास स्वतः होता है तथा इनका निर्माण आवश्यकता के अनुसार होता है। सदस्यों के उद्देश्य एक होते हैं, इनके अपनी अपनी रुचि व हितों के अनुसार होता है। हम की भावना पाई जाती है, हम की भावना का अभाव होता है। ये सरल ग्रामीण एवं आदिम समाजों में पाए जाते हैं, जटिल नगरीय एवं आधुनिक समाजों में पाए जाते हैं। कार्यक्षेत्र सीमित होता है, इनका कार्यक्षेत्र असीमित होता है। तो उपयुक्त अंतर के आधार पर कहा जा सकता है कि दैत्य समूह की तुलना में प्राथमिक समूह लघु आकार वाले एवं घनिष्ठ संबंधों वाले होते हैं, जबकि दैत्य समूह समझौते पर आधारित औपचारिक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं
आभासी एवं अर्ध प्राथमिक समूह के बारे में। तो आभासी समूह का संप्रत्यय चार्ल्स कूले ने दिया था। आभासी समूह उन समूहों को कहा जाता है जो प्राथमिक समूह के समीप होते हैं अथवा प्राथमिक समूह की विशेषताओं का आभास होता है, लेकिन ये पूर्णतया प्राथमिक नहीं होते हैं, इसलिए हम इसे अर्ध प्राथमिक समूह भी कहते हैं। समूह में सदस्यों की संख्या, संबंधों की घनिष्ठता तथा आमने सामने के संबंधों की दृष्टि से ये पूर्ण रूप से प्राथमिक समूहों के समान होते हैं, परंतु संगठन, संरचना एवं उद्देश्यों की दृष्टि से प्राथमिक समूह से पूर्णतया भिन्न प्रतीत होते हैं। अर्ध प्राथमिक समूह की जो सदस्यों की जो संख्या होती है वह संबंधों की घनिष्ठता, आमने सामने के संबंध ये प्राथमिक समूह के समान होते हैं, लेकिन इनकी संगठन, संरचना जो है वो प्राथमिक समूह से भिन्न लिए हुए होती है। अर्ध प्राथमिक समूह को कुले ने कहा था कि ये घनिष्ठ होते हैं, आमने सामने के संबंध द्वारा संगठित वे समूह होते हैं जो अपने संगठन संबंधी विशेषताओं और विशेष उद्देश्य के कारण सीमित आकार के होते हैं। आभासी प्राथमिक समूहों का निर्माण आमने सामने के संबंधों के आधार पर होता है। इसमें संगठन प्राथमिक समूह से बिल्कुल भिन्न होता है। समाजशास्त्री वोटो मोर आभासी समूह की परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि आभासी समूह एक ऐसा योग है जिसमें संरचना एवं संगठन की कमी होती है। इसके 10 सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ एवं कम जागरूक होते हैं। AC मेयर ने अर्ध समूह को 2 प्रकार का बताया था। फर्स्ट है वर्गीकृत अर्ध समूह, दूसरा है अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह। जब हम वर्गीकृत अर्ध समूह की बात करते हैं तो जिनमें सदस्यों की सामाजिक परिस्थिति एवं हित समान होते हैं तब वे कभी भी संगठित होकर समूह का निर्माण कर सकते हैं। जबकि अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह, इन समूहों में संगठन तो होता है परंतु अहम की भावना प्रबल होने के कारण व्यक्ति में परस्पर अंतःक्रिया नकारात्मक क्रियाएं होती हैं, और जब अंतःक्रिया सकारात्मक होती है तब अपने संगठन के बल पर ये अर्ध समूह में बदल जाते हैं। गिन्सबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में अर्ध समूह की विशिष्ट परिभाषाएं दी हैं। इनका मानना है कि कई मानवीय संकलन होते हैं जिनका अन्य कोई ढांचा नहीं होता है, लेकिन जिनके सदस्यों में परस्पर समान रुचि एवं समान व्यवहार प्रतिमान हो पाए जाते हैं, जिसके कारण कभी वे निश्चित विशिष्ट संगठित समूह का निर्माण कर सकते हैं। तो इन्हें हम अर्ध समूह कहते हैं। इन अर्ध समूहों में गिन्सबर्ग सामाजिक वर्ग व जनता को मानते हैं। उनके अनुसार सामाजिक वर्ग के सदस्यों में संबंधों की निरंतरता का गुण न होने से समूह की कोटि में आ सकते हैं। मर्टन के अनुसार मनुष्यों का एक ऐसा संकलन जिसमें समान शारीरिक अथवा सामाजिक लक्षण होते हैं किंतु परस्पर अंतःक्रिया एवं संबंधों का गुण न हो, उसे सामाजिक संवर्ग के अंतर्गत माना जाता है। इसी प्रकार अब हम बात करते हैं समूहों के प्राथमिक समूह एवं अर्ध प्राथमिक समूहों में अंतर के बारे में। तो प्राथमिक समूहों का निर्माण स्वतः होता है, अर्ध प्राथमिक समूहों का निर्माण आवश्यकता अनुसार किया जाता है। प्राथमिक समूहों का आकार बहुत छोटा होता है जबकि अर्ध प्राथमिक समूह आकार में बड़े होते हैं। प्राथमिक समूह स्थायी होते हैं जबकि अर्ध प्राथमिक समूह अस्थायी होते हैं। प्राथमिक समूह के सदस्यों में एकीकरण की भावना अधिक होती है जबकि अर्ध प्राथमिक समूह में संगठन कुछ समय के लिए ही रहता है। प्राथमिक समूह व्यक्ति की संपूर्ण क्रियाओं को प्रभावित करते हैं जबकि अर्ध प्राथमिक समूह कुछ विशेष उद्देश्यों के एवं व्यवहारों से ही संबंधित होते हैं। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अर्ध समूहों का निर्माण कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए घनिष्ठ एवं आमने सामने के संबंधों के आधार पर किया जाता है। आभासी समूह एवं प्राथमिक समूह में कुछ अंतर भी है जिसके कारण अर्ध प्राथमिक समूह होते हैं। तो ये वही अंतर हैं जिनके कारण हम इसे अर्ध प्राथमिक समूह कहते हैं। इस प्रकार आज हमने समूह का जो अपना चैप्टर था उसे कंप्लीट कर लिया है। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि प्राथमिक समूह क्या है, द्वितीय समूह क्या है, प्राथमिक समूहों के क्या महत्व है, द्वितीय समूह का महत्व, द्वितीय समूह का फिर हमने इसके अपकार्य के बारे में पढ़ा कि द्वितीय समूह से समाज में क्या तनाव और जो एकाग्रता है वो किस प्रकार फैल रही है। फिर हमने अर्ध प्राथमिक समूह के बारे में अध्ययन करा एवं इसकी प्राथमिक एवं अर्ध प्राथमिक में अंतर के बारे में पढ़ा।
नेक्स्ट हम संस्थाएं शुरू करेंगे।